हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सामर्थ्य क्लासेस में। और आज के सेशन में हम पहुंच गए हैं। एरोटेरिया का एनसीईआरटी हम लोग देख रहे थे, 6 to 12 कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। इस पूरे बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और इसी के तहत हम लोग आज को क्लास 8 कंप्लीट ज्योग्राफी रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले जानकारी मैं दे दूं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इससे पहले हमने जो है हिस्ट्री जो है पूर्णतः इस किताब के तहत जितने भी प्रश्न बन रहे थे हमने हिस्ट्री जो पूर्णतः कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आई है ज्योग्राफी की, जिसमें हम लोग 6 और 7 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है क्लास 8 का, जो कि क्लास 8 भी हम आज इस एकल वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और क्लास 8 में इस बुक के तहत टोटल जो है 50 प्रश्न बने हैं, जिसको आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सिर्फ देखेंगे नहीं, इसका जो डिस्कशन भी करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कैसे सही हुआ और कैसे गलत हुआ सवालों को, ठीक है ना। अच्छे से समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे। बाकी आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, दरोगा, बीपीएससी, टीआरई 4 जो भी आने वाला है, आ चुका है, बिहार स्टेट में अगर आप बैठने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा, अगर सामर्थ्य क्लासेस पर अगर आप नए हैं तो इससे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है ऐसे सीरीज लगातार चलाए जा रहे हैं। जीके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, समझे, ताकि ये आपके जो है जीके जीएस के स्कोर में कुछ जो है बूस्टर का जो है काम करेगा। बाकी बिना देर किए हुए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं और आइए देखते हैं, अपने पहले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये हमारा जैसा कि मैंने बताया क्लास 8 का ये हम लोग भूगोल कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ जो ऑल आउट बुक है उसी का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो है उसमें कुछ चैप्टर्स है, आप चैप्टर जो है मैच कर सकते हैं एनसीईआरटी से, यही सेम डाटा को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सत्य है, आपको वही चयन करना है, सही कथन का आपको चयन करना है। तो पहला कथन कहता है कि सभी संसाधनों का हमेशा एक आर्थिक मूल्य होता है। क्या यह बात सत्य है? सभी संसाधनों का एक हमेशा एक आर्थिक मूल्य होता है। देखिए ये बात गलत है। बात ऐसा गलत इसलिए है क्योंकि सिर्फ जो है ना, सिर्फ कुछ संसाधनों का ही आर्थिक मूल्य होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, सभी का नहीं होता है, ठीक है। सभी का नहीं होता है, केवल कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ का नहीं होता है। अब देखिए कुछ का नहीं होता तब जैसे कि क्या, जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन मनोरम भूदृश्य का नहीं, ठीक है। मान लीजिए कोई अगर आप मनोरम भूदृश्य देखने जा रहे हैं, यानी कि कोई जो है नेचुरल अगर आप साइट देखने गए तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्सेस है। लेकिन क्या देखने के लिए कोई पैसा लगता है क्या जाने में? मतलब जाने में पैसा लगता है। अगर आपको कोई जो है पहाड़ देखना है, पर्वत देखना है, नदियां देखना है, तो उसको देखने के लिए आपको क्या पैसा लगेगा? तो इसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन कुछ संसाधन हो गए जैसे कि सोना, चांदी, फिर कुछ भी संसाधन आप समझ सकते हैं, खनिज पदार्थ, तो उसका एक जो प्रॉपर एक मूल्य होता है। तो इसका मैं ये कह सकता हूँ कि सभी संसाधनों का हमेशा आर्थिक मूल्य नहीं होता है, बल्कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो ये कथन समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है। पेटेंट क्या होता है? देखिए सबसे पहले रिसोर्स के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पेटेंट बाद में समझेंगे, पहले आप जो है रिसोर्स समझिए। अगर रिसोर्स पूछेगा रिसोर्स मतलब क्या होता है, तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम लोग जो है आवश्यकताओं को अपने दैनिक जीवन में पूरा करने के लिए करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे आप सुबह सुबह उठेंगे तो आप जल का इस्तेमाल करेंगे, जल क्या हमारे लिए संसाधन है, ठीक है। फिर जल से क्या बन रहा है? बिजली, हमारे घर में बिजली आ रहा है, फोन चार्ज हो रहा है, लैपटॉप चार्ज हो रहा है, पंखा चल रहा है, तो ये भी हमारे संसाधन है। फिर हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना, चावल, दाल, गेहूं, ये हमारे लिए क्या संसाधन है। तो जो भी वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। रिसोर्स समझ में आ गया। अब आया है बात सेकंड नंबर कथन में कि पेटेंट क्या होता है, क्या ना, पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट ये वर्ड आपने सुना होगा कि किसी भी, इसका तात्पर्य होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर केवल एक व्यक्ति का या संस्था का कानूनी अधिकार होता है। इसमें क्या होता है? केवल एक व्यक्ति अथवा संस्था का कानूनी अधिकार होता है। मतलब क्या? पेटेंट बोलता नहीं कि ये जो है डिजाइन मैंने पेटेंट करवा लिया है ना, ऐसा लोग बोलते हैं ना, तो आप उसे सुने। पेटेंट मतलब क्या कि उस पर सिर्फ उसी का अधिकार है। समझ आई बात? उसी जो है विशेष व्यक्ति का अधिकार है जिसने वो पेटेंट करवाया है। समझ आई बात? यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ये हमारा हो जाएगा दूसरा कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और विचार क्या करना है? तो विचार करना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, विचार करना है। कथन नंबर 1 कहता है कि केवल प्रौद्योगिकी ही वह कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। देखिए केवल का बात कर दिया है। केवल मतलब अधिकतर मैंने ये चीज नोटिस किया है कि 70 से 80% ये चांस होता है कि जहां पे सिर्फ केवल कह दे वो कथन जो है ऑलमोस्ट जो है गलत होता है। अब इससे बात क्या है, ये गलत
इसलिए हो जा रहा है कि केवल प्रौद्योगिकी ही वह कारक है जो पदार्थों को संसाधन परिवर्तित कर सकता है। मतलब कि केवल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही वो कारक है जो पदार्थों को संसाधन बदलता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात ऐसा है कि प्रौद्योगिकी के साथ साथ समय भी, समय और क्या, समय और प्रौद्योगिकी ये दोनों मुख्य कारक है किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदलने के लिए। समय और प्रौद्योगिकी दोनों मिलकर जो है किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कथन नंबर 1 बिल्कुल गलत है, केवल प्रौद्योगिकी नहीं, समय भी होगा। ठीक है, अब कथन नंबर 2 पढ़िए। कहता है कि संसाधनों को केवल 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। क्या यह बात सत्य है? क्या यह बात सत्य है क्या? नहीं, तो ये बात भी गलत है। केवल 2 प्रकार में नहीं, संसाधनों को 3 प्रकारों में, 3 वर्गों में बांटा गया है। समझे ना, 3 प्रकार में बांटा गया। 3 प्रकार में कौन कौन सा है तो आप जानेंगे। पहला होगा प्राकृतिक संसाधन, पहला प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? पहला प्राकृतिक, दूसरा क्या? तो दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो हम लोग को खुद से मिल जाता है, नेचर, जो नेचर हम लोग को देता है। दूसरा मानव निर्मित, जो कि इंसान बना, जैसे कि रोड है ना, घर, तो पार्क, ये सब कैसा है तो मानव निर्मित संसाधन है। फिर तीसरा नंबर क्या होगा? तो तीसरा नंबर होगा मानव संसाधन। तीसरा नंबर क्या होगा? मानव संसाधन। सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला था ह्यूमन मेड, और थर्ड वाला क्या है? मानव संसाधन। मतलब कि मानव जो है खुद अपने आप में एक संसाधन है। इन चीजों को आप याद रखेंगे, समझे। लोग जो होता है, मानव जो होता है, वो स्वयं में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि उनके विचार, ज्ञान और खोज ही नए संसाधनों का सृजन करता है। इसलिए मानव संसाधन अपने आप में जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा कथन सत्य है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सत्य है और ना ही 2 सत्य है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कहता है निम्न में से कौन सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत नहीं है? सतत पोषणीय विकास मतलब जो है लगातार जो है विकास होना। सतत पोषणीय विकास मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे इसको, ठीक है। अगर हिंदी वालों को समझ में नहीं, मतलब अंग्रेजी वाला नहीं आ रहा समझ में, तो इसका मतलब होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब समझिए, सतत पोषणीय विकास इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी का आवश्यकता पूरी हो, बल्कि जो भावी पीढ़ियां हैं, मतलब जो आने वाली जो पीढ़ियां, भविष्य की पीढ़ी है, उसकी आवश्यकताओं का भी जो संरक्षण हो सके। यानी कि इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। यानी कि अगर आप आज नहाने गए और आप नहा रहे हैं 10 बाल्टी से, जो कि आवश्यकता नहीं है 10 बाल्टी से नहाने का, आप जो है जल का संरक्षण करेंगे, तो वो क्या होगा? आपके आने वाली जो भावी पीढ़ी है, आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, वो जल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 बाल्टी से डेली नहाएंगे, तो हो सकता है कि जब आपकी पीढ़ी, जब आने वाली जो पीढ़ी है, आपके पोता या फिर पर पोता जो भी है, वो जब बड़ा होगा तो क्या होगा? उसको पानी जो देखने को ना नहीं मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी में पानी, स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत कम है। मैंने आपको जो है पिछले सेशन में मैंने बताया था आपको, समझे। तो इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास, कि इतने जो बुद्धि लगा के इतना उपयोग करना है, इसका सावधानी पूर्वक जो है उपयोग करना है, ताकि जो है वर्तमान पीढ़ी तो इसका उपभोग कर ही सके, तो साथ साथ क्या हो कि भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, समझे। इन बातों को याद रखेंगे। तो यही कहता है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, ये बात सत्य है। ये बात सत्य है कि जीवन का सभी रूपों का आदर और देखभाल करना पड़ेगा। फिर कहता है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये भी बात सही, सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत है। फिर पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास परिवर्तन, ये कथन भी सत्य है पर्यावरण सतत पोषणीय विकास के लिए। लेकिन क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को अधिकतम करना, ये कथन जो है सिद्धांत में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर है। दोहन को अधिकतम नहीं करना, दोहन को कम करना है, दोहन को कम करना है, मतलब विवेकपूर्ण तरीका से चीजों को इस्तेमाल करना है। समझ आई बात? हाँ, पृथ्वी की साथ साथ क्या, पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है और विविधता का संरक्षण करना है। क्या करना है? जो विविधता है यहाँ पे और जीवन शक्ति है, उसका भी संरक्षण करना है। इसका आंसर आपको पता चल गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा होगा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को आपको जो है चयन करना है। कथन एक कहता है कि वास्तविक संसाधनों का उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। क्या यह बात सत्य है? तो ये बात जो है गलत है। वास्तविक संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधनों क्या होता है? इसकी मात्रा जो है हमेशा याद रखिएगा, इसकी मात्रा ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधन जो होता है ना, इसकी मात्रा ज्ञात होती है। इसी को बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। और ये वर्तमान में नहीं किया जा रहा, तो ये बात गलत है। ये इसका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। वर्तमान में क्या किया जा रहा है? वर्तमान में किया जा रहा है। आप बोलेंगे वास्तविक संसाधन का इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए कि वास्तविक संसाधन है क्या। यानी कि
एक्चुअल रिसोर्सेज का क्या है चीज। हाँ, आप बोल तो रहे हैं लेकिन इसका मतलब है क्या। तो वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन होती है जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है और वर्तमान में उनका उपयोग किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं वास्तविक संसाधन। अब जैसे एग्जाम्पल दे दें तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे आप लोग, ये एनसीईआरटी के हिसाब से ही है, जर्मनी के रूहर प्रदेश, जर्मनी का रूहर प्रदेश में कोयला, ठीक है, रूहर प्रदेश का कोयला। उसके अलावा आप जानते हैं अपना इंडिया ले लीजिए, तो इंडिया में देखिएगा आप क्या है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, और यहाँ क्या है, तो यहाँ पे काली मिट्टी है। तो ये भी जो वास्तविक संसाधन हम लोग से ज्ञान है इसके बारे में, है ना, और इसका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है कि नहीं। तो आपको बताएं, इसके बाद इसका बारे में बता दिया, आपको ध्यान रखना है। फिर कहता है संभावित संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। संभावित संसाधन अथवा अर्थात इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेस कहते हैं। अब इसका कार्य क्या है, तो वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है, इसकी मात्रा जो है हमें ज्ञात नहीं होती, क्या पता कितना है नहीं है, संपूर्ण मात्रा से ज्ञात नहीं होता है, और जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, इसका उपयोग संभाव्य संसाधन का वर्तमान में उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इस बातों का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। और जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में तकनीकी के विकास के साथ साथ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे क्या इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो आप जानते हैं कि लद्दाख में पाया गया क्या, यूरेनियम, अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा लेकिन भविष्य में जो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा, और अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब इतना व्यापक तौर पर नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है ना। तो इन बातों को भी आप ख्याल रखेंगे, समझे। रेडी है ना, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखने के लिए रेडी। इसके बाद इसका आंसर क्या हो, इसका आंसर हो जाएगा कौन सही है, तो केवल 2 सत्य, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सत्य है। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। कहता है कि 1992 में, 1992 के जिक्र कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है। पहले बात, अगर आपको बोलेगा रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ पर है, तो ये ब्राजील में है। ये कहाँ पर है, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो। और यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यहाँ पे अर्थ समिट हुआ था, है ना। तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, क्या क्योटो प्रोटोकॉल जाना जाता है, एजेंडा 21, सतत विकास लक्ष्य, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन घोषणा, बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे एजेंडा 21 के तहत जाना जाता है। क्या जानते हैं, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था 21वीं सदी में क्या, वैश्विक स्तर पर सतत पोषणीय विकास, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इसका मुख्य उद्देश्य था। आप इसका ख्याल रखेंगे। और इसका एक मुख्य सिद्धांत यह भी था कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए। प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 को तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। फिर कहता है रियो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से रियो डी जेनेरियो के बारे में आ गया है और आपसे पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है। कहता है कि जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। देखिए, हर एक प्रश्न में आपको जो एक नया चीज देखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पिछला वाला प्रश्न जो है अगले वाले प्रश्न से कनेक्टेड नहीं होगा, तो यह बात गलत है। पिछला वाला प्रश्न अगले वाले प्रश्न से 100% कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है दिमाग में जो है एकदम फिक्स करके चलना है चीजों को, समझे। तो यहाँ कह रहा है जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे शामिल हुए थे। और जैसे कि मैंने बताया, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। बिल्कुल सत्य है, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इसी को कहा जाता है। पूछेगा तो आप बता सकते हैं। फिर कहता है यह शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। कितना सही लग रहा है पढ़ने में भी, ये कथन भी सत्य है। इसमें क्या हुआ था कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन और जैव विविधताओं के सिद्धांतों पर सहमति बनी तथा वन सिद्धांत स्वीकार किया गया था। यहाँ भी इसमें क्या स्वीकार किया गया था, तो इसी में वन सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया था। तो इसका भी ख्याल रखेंगे, वन सिद्धांत का स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो आई बात, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कौन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3
तीनों कथन सत्य है, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है अपने आप में। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, कथन पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है, सही कथन का चयन करना है। ठीक है, अब सवाल पढ़िए। कथन नंबर 1 कहता है कि सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया। क्या बात सत्य है? क्या बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। सामान्यतः जो है संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया जाता है। आपको पता होना चाहिए इसके अलावा कौन संसाधन एक था, इसके अलावा था मानव संसाधन, जैसा कि मैंने जो है पिछले कुछ प्रश्न पहले मैंने बताया था। तो सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। आगे पढ़ें। पर लिखा हुआ है कि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु, क्या तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु समोच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि सबसे उपयुक्त उपाय है। क्या बात सत्य है? देखिए ये बात जो है ना गलत, ये बात गलत है। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है क्या कि तीव्र ढालों पर, तीव्र ढाल यानी कि अगर तीव्र ढाल बोले या फिर इसका मतलब क्या, इसका मतलब होगा पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी इलाका में। तो यहाँ पर बोलता है इसका मृदा रोकने के लिए क्या समोच्च रेखीय जुताई होगा। वहां पे क्या समोच्च रेखीय जुताई हो पाएगा? नहीं। यहाँ पर क्या होगा, जो पहाड़ी इलाका होगा वहां पे सीढ़ीदार खेती होगा, सीढ़ी नुमा जो खेती होगा। ठीक है, जिसको वेदिका कहते हैं। कथन नंबर 2 क्या किया है, अपने आप में जो आपस में जो है बदल दिया है, स्वैप कर दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या है तीव्र ढालों, और उसके बाद दूसरा क्या है तीव्र ढालों, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि से उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पर जो वही गलत है कि क्या कि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु समोद्युतीय रेखीय जुताई, जबकि यही गलत है, समोद्युतीय रेखाएं नहीं होता। पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि सबसे उपयुक्त है, ये बात सत्य है। ठीक है, लेकिन ऊपर में जो बात बोल दिया है समोच्च रेखीय तीव्र ढालों के लिए, तो ये बात गलत है। अब आप बोलेंगे कि वेदिका फार्म क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। इसको क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग कहते हैं, यानी कि तीव्र ढालों पर सीढ़ी नुमा सपाट खेत बनाकर फसल उगाई जाती है। जैसे कि आप जानते होंगे असम का जो चाय बागान, असम का चाय बागान कैसा होता है, पहाड़ी जैसा होता है और सीढ़ी नुमा जिसमें खेती होती है कि नहीं। और उसके बाद दूसरा नाम यहाँ पे क्या था, तो समोच्च खेत, जो क्या नाम था, समोच्च रेखीय जुताई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काउंटर प्लाउइंग। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो किसी पहाड़ ढाल पर, इसमें भी पहाड़ ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल, जो समोच्च रेखा होता है इसमें जो है समानांतर हल चलाया जाता है। समानांतर हल चलाने से ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बन जाता है। ठीक है, तो आप इसका भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, यानी कि कौन सा सत्य है, तो इसमें सत्य है केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अपने 8वें की ओर। कहता है कि मृदा परिच्छेदिका के स्तरों को ऊपर से नीचे सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है मृदा परिच्छेदिका मतलब यहाँ पूछा है, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये पूछ रहा है आपको सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पूछा है और यही पूछता है कि ऊपर से नीचे क्रम यानी कि टॉप से लेके जो है नीचे की ओर जाना है हमें। कहता है कि ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, क्या ये कितने नंबर पे आएगा। फिर कहता है बालू गाद और कले के साथ उपमृदा, फिर अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जनक चट्टाने। देखिए सबसे ऊपरी परत में ह्यूमस और जैविक पदार्थ, कथन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है, ये 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर से शुरू हो रहा है। सबसे ऊपरी परत क्या होगा, सबसे ऊपरी परत में ह्यूमस होगा, साथ साथ जैविक पदार्थ होगा। जैविक पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो पौधे की वृद्धि के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा आवश्यक होता है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो पौधे के वृद्धि के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर क्या देखने को मिलता है, तो हमें ह्यूमस देखने को मिलता है। फिर सेकंड नंबर पे आएगा क्या, तो सेकंड नंबर यानी कि यही हमारा हो जाएगा दूसरा परत। ये दूसरा परत हो जाएगा बालू गाद और क्ले के साथ उपमृदा, मृदा के बाद उपमृदा। ठीक है, ये दूसरी परत में होता है, रेत होता है, गाद होता है, चिकनी मिट्टी, यहाँ का संचयन होता है। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, अपक्षयित चट्टान पदार्थ, यानी कि यही तीसरा नंबर पे आएगा। अपक्षयित चट्टानी पदार्थ यानी कि तीसरी परत मूल अपक्षयित चट्टानी टुकड़ों से बनी होती है और सबसे नीचे ठोस जनक चट्टान होती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं पेरेंट रॉक। क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक भी कहते हैं। ये तीसरे नंबर पे आता है। और फिर चौथे नंबर पे लास्ट पे क्या आता है, जनक चट्टान। जैसे कि मैंने बोला चौथे नंबर पे क्या आता है, जनक चट्टान। ठीक है, मेन। एक सेकेंड, पेरेंट रॉक यहाँ नहीं होगा, जनक चट्टान में आएगा। ठीक है ना, पेरेंट रॉक।
पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक भी कहा जाता है, या फिर बेड रॉक भी कहा जाता है, समझे, चौथा नंबर वाला। क्लियर। और एक बात याद रखिएगा कि मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा बनने के लिए, मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाता है। सोचिए, सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है, सैकड़ों वर्ष लगता है। सोच सकते हैं, अनुमान लगाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, इसको सजा लीजिएगा, समझ लीजिएगा फिर से। प्रश्न संख्या 9 देखिए। ठीक है, और मैं आपसे कहूँगा अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उसको भी खोल के बैठ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका सब चीज कवर हो जाएगा। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? लैंड इरोजन, है ना, भूस्खलन, इसको रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है बताइए? तो क्या प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। प्रतिधारी दीवार यानी कि इसको कहते हैं रिटेंशन वॉल। क्या बोलते हैं? रिटेंशन वॉल। ये प्रभावी तरीका उतना नहीं है, क्योंकि खिसकने वाली ढालानों पर पत्थरों कंक्रीट की दीवार बनाना ये जो है मुश्किल काम है, समझे। जो खिसक रहा है दीवार, उसको जो है वहां पे बनाना ये हो सकता है कि इतना ज्यादा मतलब कारगर नहीं साबित होगा, और ये बन भी गया तो ये टूटने की संभावना रहता है। फिर पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय। पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण प्रणाली यानी कि वर्षा और झरने के जल प्रवाह को नियंत्रित करना। इसका मतलब क्या होता है? वर्षा के जल प्रवाह को नियंत्रित करना, इसका मतलब होता है। ठीक है, लेकिन अगर सवाल यहाँ क्या पूछा है? सवाल पूछा है भूस्खलन को रोकना है, तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करना। तो मानचित्रण करने से क्या होगा? मानचित्रण करने से क्या होगा? तो बस जोखिम वाले क्षेत्रों का पहचान किया जा सकता है, लेकिन उसको रोक नहीं जा सकता। वहां के लोगों को जो है हटाया जा सकता है, वहां के जान माल को बचाया जा सकता है, लेकिन इसको तो रोका नहीं जा सकता। यहाँ क्या है? थर्ड नंबर, लास्ट नंबर प्रश्न, लास्ट नंबर ऑप्शन देखिए, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति आवरण वृद्धि करना। जी बिल्कुल सत्य है। वनस्पति आवरण क्या होता है कि भूस्खलन को रोकने की विधियों में सबसे प्राकृतिक और प्रभावी उपाय जो है वनस्पति आवरण में वृद्धि करना है, यानी कि वेजिटेशन जो है कवर बढ़ाना है। वेजिटेशन कवर बढ़ाना है। इससे क्या होगा? क्योंकि पौधों की जो जड़ें हैं ये मिट्टी और चट्टानों को आपस में बांध कर रखती है। पता है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, जल संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। जल संसाधन और कौन सा कथन सत्य है बताइए? जल संसाधन के बारे में आपको जानना है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। कथन ये कहता है कि पृथ्वी पर आलवन जल केवल 2.7% है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और कुछ चीजें आप याद रखेंगे कि पृथ्वी पर 71% क्या है? 71% भाग जल है, 71% भाग जल है। ठीक है, और जिसमें से 97.3% क्या है? जिसमें यहाँ पॉइंट जगह क्या लिखा गया? जिसमें 97.3% क्या है? ये खारा जल है। ये खारा जल है जिसे पिया नहीं जा सकता। और केवल 2.7% ही स्वच्छ जल है। क्या है? ये स्वच्छ जल है, यानी कि मीठा जल है। समझे? क्लियर। और ये जो ये जो आलवन जल है यानी कि जो मीठा जल है, ये स्वच्छ जल है। ये स्वच्छ जल का लगभग 70% भाग यानी 2.7% का 70% भाग कहाँ पर है? तो ये बर्फ के रूप में अंटार्कटिका या फिर ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, कैसा है ये? तो ये बर्फ के रूप में ग्रीनलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानियों के रूप में जमा हुआ है, जो मानव उपयोग के लिए सुलभ नहीं है। यहाँ पे कैसे उपयोग कर सकता है? बर्फ से थोड़ी पिएगा आदमी। फिर कहता है आलवन जल का लगभग 30% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। देखिए ये बात गलत लिख दिया है। मैंने आपको क्या बताया कि 30% नहीं 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक, और एक बात याद रखिएगा, केवल लगभग 1% भी उतना नहीं है। केवल जो आप याद रखेंगे 1% जल ही है, ये मानव उपभोग के लिए मौजूद है। मानव उपभोग के लिए मौजूद है। ठीक है, यानी कि आपको जो है जल का संरक्षण अवश्य करना है। ठीक है, क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है। केवल एक सत्य है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, मृदा परिच्छेदिका में शामिल नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था सॉइल प्रोफाइल के बारे में। मृदा परिच्छेदिका में कौन शामिल नहीं है? तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था ह्यूमस रहता है वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ये रहता है, बिल्कुल सही बात है। बालू, गाद और कले के साथ ये दूसरा परत था, ये पहला परत था। अब 6 चट्टान पदार्थ तीसरा परत था। लेकिन ढाल एवं उच्चावत होता है क्या? नहीं,
ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होता है। चौथा नंबर पे क्या था पता है कि नहीं, जनक चट्टान, जनक चट्टान। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, जनक चट्टान। ठीक है, ये जो ढाल एवं उच्चावच लिखा हुआ है ये मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ये स्थलाकृतिक कारक है। ढाल एवं उच्चावच क्या है, ढाल एवं उच्चावच क्या है, ये स्थलाकृतिक कारक, स्थलाकृतिक कारक में आता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखें प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, सेम वही चीज है। अभी मैंने एक चीज का नाम लिया था, क्या, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग यानी कि वेदिका कृषि, यानी कि सीढ़ी नुमा कृषि। सीढ़ी नुमा कृषि, जब तीव्र ढाल है या पहाड़ी क्षेत्र है तो हम मृदा के अपरदन को रोकने के लिए क्या करेंगे, रक्षक मेखला नहीं, मलच बनाना नहीं, बीज का फसल उगाना नहीं, वेदिका कृषि करेंगे। क्या करेंगे, टेरेस फार्मिंग करेंगे। बात ऐसा है कि तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा चबूतरे बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके और मृदा का कटाव रुके। ठीक है, ये जो मलच बनाना है यानी कि मल्चिंग का जो काम बताया गया है, इसको घेरते नहीं है ना, समझिएगा, ये इसका आंसर है। मलच बनाना मतलब क्या होता है, तो ये होता है पौधों के बीच अनावृत भूमि को जैव पदार्थ की परत से ढकना। ठीक है, क्या होता है, जैव पदार्थ की परत से ढकना। किसको ढकता है, किसको ढकना, तो आप याद रखेंगे पौधों के बीच, पौधों के बीच अनावृत भूमि को, किसको, अनावृत भूमि को, जो पौधों के बीच जो अनावृत भूमि जो होता है उसको ढका जाता है, किससे, जैव पदार्थों के परत से ढकना, इसी को कहते हैं मलच बनाना, मल्च बनाना। ठीक है, और ये जो रक्षक मेखला है, ये रक्षक मेखला क्या है, इसी को क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट। क्या कहते हैं इसको, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। इसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग, तो शेल्टर बेल्ट होता है, ये कहाँ बनता है, तो ये बनता है तटीय और कहाँ पे, शुष्क प्रदेशों में, तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा की गति को रोकने के लिए, हवा की गति को रोकने के लिए। ठीक है, क्या करता है इसको, तो यहाँ पे क्या रोकने हेतु रक्षक मेखला में कतार में पेड़ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कतार में पेड़ लगाया जाता है, याद रखेंगे, पेड़ लगाया जाता है ताकि हवा को रोका जा सके। क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अपने 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कहता है, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे चीजों को। कहता है कि मृदा संरक्षण की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए ये सब जो है अपना सेंस से भी करना है और थोड़ा बहुत आपको ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। कौन सा कथन सत्य है, कथन नंबर 1 पढ़िए कि तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए रक्षक मेखला का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड के पिछले प्रश्न में बताया था कि रक्षक मेखला यानी कि शेल्टर बेल्ट, ये खेतों के किनारे पेड़ों की लंबी लंबी जो कतारें लगाई जाती है ताकि तेज हवाओं से ऊपरी उपजाऊ मिट्टी ना उड़ सके। यानी कथन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझने का जो है प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर चीज मैं लिख ही दूंगा, मैं बोल रहा हूँ उससे भी तो रिवाइज होता है। आपको यहाँ पर रिविजन है तो करना है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर मैं सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ, रिविजन करवा रहा हूँ। जो चीज मैं चाहता हूँ कि आपको याद हो जाए, जो चीज मैं चाहता हूँ कि हाँ ये चीज रिवाइज हो, दो चीज मैं बोल ही देता हूँ। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं। कहता है कि कथन नंबर 2 पढ़ते हैं कि जल के प्रवाह को कम करने तथा अवनालिकाओं के निर्माण को रोकने के लिए चट्टान बांध का निर्माण किया जाता है। ये बात ही बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप देखे होंगे कि किसी भी नदी पे जो बांध बनाया जाता है किस लिए बनाया जाता है, हाँ, इसको क्या रॉक डैम जो कहते हैं, रॉक डैम यानी कि चट्टान बांध निर्माण किया जाता है। जल के तेज बहाव को धीमा करने के लिए पत्थरों से अवरोध बनाए जाते हैं जिससे नालियां नहीं बनती है और मिट्टी कटार हो जाता है। आप तो बांध के बारे में जानते हैं, जो बड़ा बड़ा बांध तो नदी बना रहता है, लेकिन यहाँ फिलहाल हो रहा है क्या, तो जल के तेज बहाव को धीमा करने के लिए पत्थरों से जो अवरोध बनाया जाता है जिससे नालियां नहीं बनती, जिससे नालियां नहीं बनती और मिट्टी का कटाव रुक जाता है। इसी को कहते हैं क्या, चट्टान बांध। यानी कथन नंबर 2 बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, कहता है कि 14 हो गया ना, अभी इस 13 था ना। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है, बताइए। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा नहीं है। देखिए जैव पदार्थ जो है, जैव पदार्थ क्या करता है, मृदा निर्माण को प्रभावित करता है, समय प्रभावित करता है। जिसमें जितना समय लगेगा वैसा जो है मृदा जो है गुणवत्तापूर्ण बनेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले जो है कुछ प्रश्न पहले मैंने बताया था आपको। इसके अलावा जनक शैल का रूप यानी कि पेरेंट रॉक, मैंने बताया था कि चौथे नंबर पर आता है पेरेंट रॉक, है ना, चौथा नंबर पर आता है। तो देखिए
यहाँ पे लिखा ऑप्शन नंबर डी, ये भी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए मृदा निर्माण में जो है टोटल जो है 5 मुख्य कारक, कितना है? 5 मुख्य कारक। अभी 5 मुख्य कारक को आप रट लीजिए, याद रखिएगा। पहले मैंने क्या बताया? जनक सेल है ना, जिसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, ठीक है। दूसरा नंबर आप याद रखेंगे क्या? दूसरा नंबर आप याद रखेंगे जलवायु। जलवायु जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तापमान और वर्षा को अक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है जलवायु। तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है स्थलाकृति। स्थलाकृति या फिर इसी को क्या कहते हैं? उच्चावच भी कहते हैं, इसी को उच्चावच कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में रिलीफ भी कहते हैं, रिलीफ भी कहते हैं। यानी कि ऊंचाई और ढाल जैसा जो इलाका होगा जो मृदा के संचय को तय करता है, तो ये भी मृदा निर्माण में अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चौथा नंबर जो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? जैव पदार्थ। जैव पदार्थ ये सबसे ऊपरी पदार्थ होता है ना, ह्यूमस वाला, है कि नहीं? तो जैव पदार्थ इंपॉर्टेंट है, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। और ये 5वें नंबर पर क्या आएगा? तो 5वें नंबर पर आएगा समय। समय जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, और सभी चीज के लिए समय इंपॉर्टेंट है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित करता है। जितना ज़्यादा समय होगा उतना ज़्यादा जो है मोटाई में मृदा बनेगा, ठीक है। इसका आंसर समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, अब देखेंगे हम लोग 15 की ओर। मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? फिर से वही चीज पूछा है कि मृदा संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है। अगर आपको मृदा का संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करना है, तो आप क्या नहीं करेंगे? आप चट्टान बांध बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। बीज की फसल उगाना, बीज की फसल भी उगाएंगे, ठीक है, बीज की फसल उगाएंगे। वेदिका फार्मिंग करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था पिछले प्रश्न में। लेकिन क्या अतिचारण कराना सही होगा? नहीं। अतिचारण मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसी को बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग। क्या बोलते हैं? ओवर ग्रेजिंग, यानी कि पशुओं द्वारा, मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि का वनस्पति आवरण जो नष्ट हो जाता है। अत्यधिक जो चराई करवाएंगे पशुओं से, तो क्या होगा? उसके जो खूर होते हैं, ठीक है, और वो जो अपने दांतों से जो नोच के खाएंगे, तो वो मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन जो क्षमता होता है उसको जो क्या करता है? उसको कम कर देता है। इसलिए अतिचारण एक विधि नहीं है। अतिचारण एक विधि नहीं है, हालांकि जबकि ये क्या है? जबकि अतिचारण क्षरण का कारण है, क्षरण का कारण है, ठीक है। अतिचारण आप याद रखेंगे। संरक्षण विधियां में आप जानेंगे क्या? तो समोच्च रेखीय जुताई, उसके बाद चट्टान बांध बनाना, फिर वेदिका फार्म, मलच बनाना, अंतर फसल यानी कि इंटरक्रॉपिंग, यही है बीज का फसल, इंटरक्रॉपिंग जो है, या फिर रक्षक मेखला बनाना। ये सब चीज आपको याद रखना। सबके बारे में जो है मैंने जो है पिछले वाले प्रश्नों में सबका नाम मैंने बता दिया। समोच्च रेखीय जुताई मैंने बताया, चट्टान बांध के बारे में बताया, वेदिका फार्म के बारे में बताया, मल्च बनाना है, मल्चिंग मैंने बताया, और इंटरक्रॉपिंग और रक्षक मेखला के बारे में बताया ही मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और इसमें जो आपको असत्य कथन का चयन करना है, यानी कि इस बार आपको फॉल्स स्टेटमेंट का चयन करना है। किसके बारे में? तो प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में। अब कहता है, कथन नंबर 1 पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे कि शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल राइट है। टुंड्रा वनस्पति जो क्या होता है? अत्यधिक ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है टुंड्रा वनस्पति? ये ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और यहाँ पे केवल मॉस यानी कि क्या? मॉस को क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। मॉस को ही काई, जो पानी से नहीं रहता है वही काई, लाइकेन, ये सब वहाँ पे उगते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या? इसके अलावा आप याद रखेंगे चीड़, यानी कि पाइन का, रबड़ के वृक्ष, ठीक है, लेटेक्स, ठीक। इसके अलावा गोंद और रेजिन, ये सब भी जो है इन वनस्पतियों का उदाहरण है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म कमल एक लेटेक्स प्रदान करने वाली वनस्पति। क्या बात सत्य है? तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। ब्रह्म कमल जो होता है ना, एक दुर्लभीय क्या है? औषधीय। ब्रह्म कमल औषधीय व क्या? एक धार्मिक फूल है, एक धार्मिक फूल वाला पौधा है, ठीक है। जो कहाँ पाया जाता है? तो ये हिमालय में पाया जाता है, ये हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। तो आप इन जो है वनस्पतियों के बारे में ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या आप पढ़ेंगे अपने आगे 17 की ओर। 16 है ना? हाँ, 17 देखते हैं। कथन पर विचार करना है, और इस बार भी आपको जो है फॉल्स कथन चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है। कहता है कि कथन नंबर 1 कि गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी
पीड़ानाशी दवाइयाँ जिम्मेवार हैं। क्या ये बात सत्य है? तो ये बात गलत है। जो गिद्ध, गिद्ध यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है वल्चर्स की। किसकी बात हो रही है? वल्चर्स की। तो इसकी जो मृत्यु हो रही है ये मुख्य रूप से एक दर्द निवारक दवा है। ठीक है, एक दर्द निवारक दवा है। आप याद रखेंगे इस दवा का नाम क्या है? तो उस दवा का नाम याद रखेंगे डाइक्लोफेनाक। क्या नाम है इसका? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डाइक्लोफेनाक। तो यही वो दवा है जिसके कारण से मुख्य रूप से गिद्ध की मृत्यु हो रही है। एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन से नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन दर्द निवारक एक दवा है जिसका नाम क्या है? डाइक्लोफेनाक। इसके कारण से क्या हो रहा है? गिद्ध की मृत्यु हो रही है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को विश्व के वनस्पति के मुख्य प्रकारों के 3 वर्गों में रखा जा सकता है, वन, घास, स्थल एवं टुंड्रा। क्या बात सत्य है? तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। 3 प्रकारों में नहीं, 4 वर्गों में रखा जाता है। क्या? 4 वर्गों में रखा जाता है। पहला बात तो घास, वन लिखा हुआ है, ठीक है, घास लिखा हुआ है, स्थल लिखा हुआ है, टुंड्रा लिखा हुआ है, और एक चीज जोड़िएगा, क्या? कंटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, ये चौथा है। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को गुल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुल्म बोलते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? आगे बढ़े, आगे बढ़ते इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन असत्य है? तो दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों रॉन्ग है। 1 और 2 दोनों रॉन्ग है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि CITES यानी कि साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। CITES नीचे लिखा हुआ है। कहता है कि CITES का विस्तार द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? क्या क्या इसका विस्तार यही है? इसका बात है कंजर्वेशन नहीं, कंजर्वेशन नहीं होगा। कथन नंबर 1 जो गलत है सो काटिएगा। द कंजर्वेशन की जगह आप एक चीज चेंज कीजिएगा। क्या? कंजर्वेशन में चेंज कीजिएगा, यहाँ पर आएगा क्या? कन्वेंशन। क्या आएगा? कन्वेंशन। ठीक है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो आप सही हो जाएगा। कंजर्वेशन नहीं होगा, कंजर्वेशन की जगह क्या होगा? तो कन्वेंशन होगा। क्या होगा? कन्वेंशन होगा। आप याद रखेंगे। साइट्स का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है। क्या बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो साइट्स है एक प्रकार का क्या है? तो ये एक सरकारी समझौता है। ये क्या है? सरकारों के बीच समझौता है ना? सरकारों के बीच एक समझौता है जिसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य है। इसका आप याद रखेंगे। इसके अंतर्गत जो है लगभग 5,000 जो है पशु प्रजातियां, 5,000 पशु प्रजातियां, ठीक है, और इसके अलावा साथ साथ 28,000 पादप प्रजातियां। कितना? 28,000 पादप प्रजातियां यानी कि प्लांट प्रजातियां। समझे? तो इनका जो है क्या कहता है? व्यापार को विनियमित या फिर प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अपने 19वें की ओर। कहता है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को कहा जाता है क्या? एक ऐसा जो है सवाल घुमा के दिया है। कहता है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्र की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, चिड़ियाघर कहा जाता है, जयमंडल निश्चय कहा जाता है, या वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल पार्क कहा जाता है। नेशनल पार्क कहा जाता है। अब नेशनल पार्क क्या होता है? तो एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है जो वर्तमान में भावी पीढ़ियों के लिए एक या अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों का रक्षा के लिए कानून को नामित किया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में जो कई नेशनल पार्क बने गए हैं, अगर आपसे पूछेगा कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था, पहला नेशनल पार्क कौन था, तब क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर था ये? उत्तराखंड। ठीक है ना, यूके फॉर उत्तराखंड। और ये कब आया, बना था? तो ये 1936 में, 1936 में बना था। और इसका नाम कुछ और ही था। इसका नाम था उस समय हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। तो इसका भी ख्याल रखना है, इस फैक्ट का भी आपको ख्याल रखना है। यहाँ जो जीव मंडल निश्चय लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बायोस्फेयर रिजर्व। बायोस्फेयर रिजर्व। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताना एक चीज
कि वर्तमान में भारत में कुल कितने नेशनल पार्क है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। आपको इसका बारे में जानकारी है कि नहीं मुझे बताइएगा। फिलहाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताऊं तो इसके बारे में क्या बता सकते हैं कि वैश्विक नेटवर्क से जुड़ा तटीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि तटीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं, जीव मंडल निश्चय कहते हैं। चिड़ियाघर का नाम जानते ही है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बारे में बताने की आवश्यकता है क्या। यहाँ पे जो है लगभग जो है आधा जंगल जैसा बना हुआ होता है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे जानवरों को जंगलों को ऐसे ही जो है खुला छोड़ दिया जाता है, जैसे कि उनका जो प्राकृतिक आवास का जैसा। क्लियर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 की ओर, मृदा और भू संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। फिर से जो मृदा और भू संरक्षण के बारे में बात कर रहा है और सही कथन का चयन करना है। कहता है कि मृदा परिच्छेदिका में यानी कि सॉइल प्रोफाइल में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयी चट्टानों का पदार्थ का होता है। बिल्कुल सत्य है, मैंने अभी बताया था। पहला में क्या था, पहला में था ह्यूमस, दूसरा में क्या था, दूसरा में क्या था, तो पहला में ह्यूमस था, दूसरा में उपमृदा था, और तीसरा में क्या था, तीसरा में था अब जो लिखा हुआ है क्या, अपक्षयी चट्टान, अपक्षयी चट्टान, ठीक है। और चौथा मैंने क्या बताया था, तो जनक चट्टान, जनक चट्टान, ठीक है, जनक चट्टान, ठीक है, याद रखेंगे। ह्यूमस वाले क्या बोलते हैं, ऊपरी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो तीसरा क्रम का क्या है, अपक्षयी चट्टान है, आप इसका ख्याल रखेंगे। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है प्रतिधारी दीवार निर्माण करना। ये सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये कथन गलत है। प्रतिधारी दीवार निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है, प्रतिधारी का निर्माण नहीं करेंगे। इसका जो सबसे बढ़िया क्या होगा, हम लोग करेंगे क्या, वनस्पति आवरण को बढ़ाएंगे, वनस्पति आवरण को हम लोग बढ़ाएंगे, वनस्पति आवरण में वृद्धि करेंगे, ठीक है, समझे। प्रतिधारी दीवार जो है ना केवल स्थानीय भौतिक अवरोध होता है। प्रतिधारी दीवार क्या होता है, ये भौतिक अवरोध होता है, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। कथन नंबर 1 कहता है केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। देखिए फिर यहाँ पे केवल समय की बात कर दिया है, तो क्या बताइए, क्या यह बात सत्य है, बताइए क्या यह बात सत्य है क्या, केवल समय मृदा परिच्छेदिका को मोटाई को निश्चित करता है क्या। तो देखिए ये तो मैंने आपको बताया था कि समय जो है मृदा निर्माण की समय अवधि तय करता है जिससे परिच्छेदिका की मोटाई बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना केवल जो लिख दिया ना, इसको आप क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे। केवल समय, समय के साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी होते हैं जो इसकी मोटाई को जो तय करता है। अब कथन ए को जो मैं गलत करूंगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इसको क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको सही बोलेंगे या नहीं। कथन 1 में क्या किया है, केवल जो शब्द गलत है, केवल जो बोला ना शब्द गलत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यद्यपि जो समय जो मोटाई जो तय करता है, लेकिन केवल बोलना ये बात गलत, ठीक है। आप मुझे बताइएगा आपका क्या राय है इसमें। कथन नंबर 2 पढ़िए। कहता है कि वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सूक्ष्म जीव जो जीवाणु होते हैं, केचुआ हो गया, पौधे व जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, ये सड़ कर उपजाऊ जो है ह्यूमस बनाते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। कथन नंबर 2 बिल्कुल सत्य वही कह रहा है। फिर उच्चावच यानी कि रिलीफ, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। क्या बात सत्य है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। उच्चावच रिलीफ और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सत्य है, 2 और 3 सत्य, ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3 सत्य है, केवल 2 और 3 सत्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 देखते हैं। 22 क्या कहता है, कहता है कि ध्यान से पढ़ेंगे, जल की उपलब्धता के बारे में है। जल की उपलब्धता और संरक्षण के तरीकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है यही विचार करना है। कथन नंबर 1 कहता है कि सौराष्ट्र क्षेत्र यानी कि ये गुजरात वाला एरिया बोल रहा है, ठीक है, सौराष्ट्र उसी को कहते हैं। गुजरात का क्षेत्र अमरेली जिला भूमिगत आर्टिसियन कुओं के अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से अपने जल संकट को पूरी तरह से हल कर लेता है। क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है क्या, बताइए क्या ये बात सत्य है। तो पूरी तरह से हल नहीं कर लेता है, पूरी तरह से हल नहीं कर लेता है, कथन नंबर 1 गलत है। पूरी तरह से हल नहीं कर लेता है, समझे, पूरी तरह से नहीं कर पाता है, समझे। इसके अलावा देखते क्या कहता है, कथन 2 देखता है कि वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें छतों से वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है और उसे किसी उपयुक्त स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां उसे भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। क्या बात सत्य है, तो ये बात सत्य है। वर्षा जल संचयन क्या है, ये बात सत्य है।
कि छतों पर गिरने वाले जो वर्षा जल होते हैं इसको पाइपों के माध्यम से भूमिगत टैंक या फिर गड्ढों में ले जाकर भूमि जल स्तर को रिचार्ज करने या फिर जो है भूमि जल स्तर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर कहता है औसतन वर्षा जल संचयन के एक चक्र का उपयोग करके 8,000 लीटर तक पानी बचाया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। एनसीईआरटी के अनुसार केवल जो है अगर 2 घंटा अगर बारिश हो गया ना, 2 घंटा का वर्षा से 2 घंटा के वर्षा जल संचयन से 8,000 लीटर पानी जो है बचाया जा सकता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब देखिए एक चीज याद रखेगा, तमिलनाडु जो है भारत का पहला राज्य है। तमिलनाडु एक बार याद रखिएगा, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जो क्या किया बताइए। अब इससे रिलेटेड कुछ किया होगा। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जहां हर घर में वर्षा जल संचयन संरचना बनाना अनिवार्य किया गया था। ठीक है ना, हर घर में वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य किया गया। तो इसके बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सत्य है। केवल 2 और 3 सत्य है। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि जैविक विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है एवं जैव विविधता शब्द का सटीक अर्थ क्या है? क्या सटीक अर्थ है? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए चलाए गए वनीकरण अभियान के दौरान विश्व स्तर पर लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, ये सब कुछ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं जैविक विविधता को। कार्बन डाइऑक्साइड क्या मतलब? गंभीर मृदा के कारण उपजाऊ भूमि के पूरी तरह से बंजर रेगिस्तान में बदलने की विशेष प्रक्रिया नहीं, यही नहीं। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उनके आपसी संबंध और पर्यावरण के साथ उनका संबंध बिल्कुल सही है। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इस चीज के बारे में, सेम सवाल आया था। ठीक है, ज्योग्राफी पर रिलेटेड वही चीज आएगी। ठीक, यहाँ मैं कोई चीज बताता हूँ कि जैव विविधता के बारे में जो शब्द है इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था? सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में किसने किया था? WG रोजन ने किया था। WG रोजन ने किया था। तो इसका आप ख्याल रखेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव और उनकी पारिस्थितिकी प्रणालियां शामिल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24 कहता है कि भूमि उपयोग के पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमि उपयोग के पैटर्न के बारे में आपको विचार करना है और सत्य कथन चुनना है, कौन सा सही है यही पूछा है। कथन नंबर 1 कहता है कि भूमि उपयोग का निर्धारण भौतिक और मानवीय दोनों कारकों द्वारा होता है। क्या बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो लैंड यूज होता है, भूमि उपयोग यानी क्या? लैंड यूज, इसका उपयोग जो है ना, इसका निर्धारण जो है भौतिक और मानवीय दोनों कारकों द्वारा होता है। जैसे कि क्या आप बोल सकते हैं, कृषि करना है आपको, इसके अलावा वानिकी, इसके अलावा खनन, इसके अलावा मकान बनाना, मकान निर्माण, सड़क बनाना। तो ये सब जो चीजें हैं, उद्योग स्थापना, जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कहता है भौतिक कारकों में स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता शामिल है। क्या बात सत्य है? तो ये बात सत्य है। भौतिक कारकों में क्या होता है? तो भौतिक कारकों में आपको स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, फिर कहता है मानवीय कारकों में केवल जनसंख्या और प्रौद्योगिकी शामिल है। क्या बात सत्य है? तो ये बात गलत है। मानवीय कारकों में केवल जनसंख्या और प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है। आप याद रखेंगे, इसमें शामिल है क्या? इसमें शामिल है संस्कृति शामिल है। मानवीय कारक में संस्कृति शामिल है। इसके अलावा परंपराएं शामिल है, परंपराएं शामिल हैं। इसके अलावा भूमि स्वामित्व भी इसमें शामिल है। भूमि स्वामित्व भी इसमें शामिल है। भूमि स्वामित्व क्या है? तो भूमि स्वामित्व के आधार पर भूमि 2 प्रकार की होती है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। ठीक है, यानी कि साझा संपत्ति। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सत्य है। केवल 1 और 2 सत्य है। केवल 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन जो है रिपीट हो गया है, थोड़ा आप इसको नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, केवल 1 और 2 सत्य है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 25वें की ओर। 25वां प्रश्न कहता है कि मिट्टी के प्रकारों का उनकी सही विशेषताओं के साथ मिलान करें। ठीक है, एक तरफ मिट्टी के प्रकार है, एक दूसरी तरफ विशेषता है, तो आपको जो है बताना है। कहता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या? देखिए यहाँ लिखा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है? सबको पता है, ये होता है काली मिट्टी। होता है कि नहीं होता है? काली मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कपास की खेती के लिए। और यहाँ जलोढ़ मिट्टी देखिए, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? तो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। सबसे ज्यादा मिट्टी क्या होता है? उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होते हैं। ठीक है, समझे? यानी कि ये नदियों द्वारा निक्षेपित होते मिट्टी होते हैं, ये जलोढ़ मिट्टी है। जल जो है इसको
ओढ़ कर आता है, इसलिए नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। लेटराइट मिट्टी क्या होता है, तो लेटराइट मिट्टी में क्या होता है कि उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। और फिर कहता है लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी क्या होगा, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। लाल मिट्टी जो है लोहे की मात्रा अधिक होती है। आप जानते हो कि लाल लेटराइट मिट्टी का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसमें आप याद रखेंगे काली और लाल दोनों, लाल और काली, जो काली और लाल लेटराइट मिट्टी जो है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है काजू की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए, कॉफ़ी की खेती के लिए। तो इन क्षेत्रों को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 1 का सी और 2 का ए, 1 का सी और 2 का ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यही जो है मैच कर रहा है। आप इसको जो है ध्यान से देखेंगे और दिमाग में फिक्स कर लेंगे। प्रश्न संख्या 26 देखिए, कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है, तो कथन नहीं कहता है, और अच्छा और असत्य कथन चयन करना है। इस बार सत्य नहीं, इस बार जो है फॉल्स चयन करना है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको जो है बार बार आपको पहले ही करवाता हूँ, पहले देखना है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, कहता है कि कथन नंबर कहता है लैटिन शब्द एगर का अर्थ होता है मृदा होता है। क्या बात सत्य है, क्या बात सत्य है क्या, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। एगर का अर्थ क्या होता है, मृदा होता है, यानी कि एगर बोल दे या फिर एग्री बोल दे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मृदा। ठीक है, और एग्री में जोड़ दें क्या, जोड़ देंगे कल्चर, तो कल्चर का अर्थ क्या होता है, तो कृषि। ठीक है, कृषि। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। लैटिन का शब्द होता है, लैटिन शब्द है ये एगर या फिर एग्री, जिसका अर्थ क्या होता है, मृदा होता है। कथन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। ठीक, विनिर्माण जो है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है। क्या बात सत्य है, विनिर्माण जो होता है ना, अब इसके बारे में बताऊंगा आपको। विनिर्माण जो होता है ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, ये शामिल होता है द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत, द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत। अब देखिए एक्टिविटीज को जो है ना, एक्टिविटीज को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। पहला है प्राथमिक एक्टिविटीज यानी कि प्राथमिक क्रिया। दूसरा नंबर पे क्या है, दूसरा नंबर पे है द्वितीय क्रिया, यहीं पे समझ लीजिए द्वितीय क्रिया। ठीक है ना, और तीसरा नंबर यहाँ समझ, यहाँ जो है यहाँ मत समझिए, जगह चाहिए। तीसरा नंबर यहाँ समझ लीजिए, इसका नाम है क्या, तृतीय क्रिया। ठीक है, तृतीय क्रिया। अब इसके बारे में क्या है, तो प्राथमिक क्रिया में क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों निष्कर्षण उत्पादन जुड़ी, जैसे कि आप समझेंगे कृषि हो करना, खनन करना, मत्स्य पालन, ठीक है, पशुपालन, तो ये सब आता है प्राथमिक क्रिया में, क्योंकि ये जो प्रकृति के द्वारा हो रहा है ना। कृषि जो है प्रकृति का इस्तेमाल होता है, खनन जो है प्रकृति का चीज है, मत्स्य पालन प्रकृति का अवस्थित चीज है। ठीक है, पशुपालन प्रकृति के हाथ में ही सब चीज है। फिर कहता है आइए द्वितीय क्रिया में, द्वितीय क्रिया में क्या आता है, जैसे मैंने बताया, क्या पहला नाम क्या होता है, मैंने बताया ये जो है विनिर्माण की पद्धति से जुड़ी हुई, विनिर्माण जुड़ी हुई है। जैसे कि क्या, जैसे क्या बोलेंगे, कपास से कपड़ा बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, तो ये क्या है, ये विनिर्माण है। फिर इसके बाद बोलेंगे गन्ने से चीनी बनाना, तो ये क्या है, विनिर्माण है। इसके अलावा इस्पात निर्माण यानी स्टील बनाना, तो ये भी क्या है, तो ये भी है आपका। ध्यान देंगे कि द्वितीय क्रिया को अंतर्गत आता है। तृतीय क्रिया क्या है, तो तृतीय क्रिया होता है ये सेवा क्षेत्र में आता है। आप लोग जानते होंगे तृतीय क्रिया ये होता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवा प्रदान करना। अब ये सेवा कैसे प्रदान करेगा, क्या खेत में जाकर हल चलाएगा, नहीं, ये जो है देगा बैंकिंग सेवा। ठीक है, इसके अलावा परिवहन सेवा, इसके अलावा व्यापार, बीमा, तो ये सब जो है सेवा क्षेत्र में आता है, यानी कि तृतीय क्रिया में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 1 सत्य, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सत्य है। ठीक है, तो याद रखेंगे कथन नंबर 2 बिल्कुल गलत है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 27 की, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। कहता है कि कृषि के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित का तो विचार करना है और आपको सत्य कथन का चयन करना है, सत्य कथन का आपको चयन करना है। यहाँ बात हो रहा है जैविक कृषि की, जैविक कृषि मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ बात हो रही है। इसका तात्पर्य क्या है, रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का प्रयोग से है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जैविक कृषि अगर आप लोग में से किसी के घर में या खेत में होता होगा तो आप जानते होंगे, इसमें जो है रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों के स्थान पर क्या दिया जाता है, तो इसमें जो इसके स्थान पर गोबर का खाद किया जाता है, गोबर का खाद का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंपोस्ट और प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है और कोई अनुवांशिक संशोधन नहीं किया जाता इसमें। क्लियर। फिर कहता है स्थानांतरित कृषि
गहन निर्वाह कृषि का उदाहरण है। क्या बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, यह बात बिल्कुल गलत है। स्थानांतरित कृषि गहन निर्वाह कृषि उदाहरण नहीं है, यह उदाहरण है आदिम निर्वाह कृषि का। किसका उदाहरण है ये? आदिम निर्वाह कृषि का। ठीक है, ये क्योंकि पहले के लोग जो है ऐसे ही करते थे, मतलब स्थानांतरित कृषि करते थे, यानी कि आदिम निर्वाह कृषि जिसे कर्तन एवं दहन भी कहते हैं ना, जिसे क्या कहते हैं? स्लैश एवं बर्न भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न पद्धति भी से कहा जाता है। तो ठीक है, ये कैसा था? तो ये आदिम निर्वाह कृषि था, यानी पहले के लोग जो करते थे। अब बात करें गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? गहन निर्वाह कृषि, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा, जब आ गया तो थोड़ा बता देते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि होता है यानी कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, यानी किसान जो है, किसान क्या करता है? तो किसान छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से चावल आदि जो है मुख्य फसलें उगाता है, चावल आदि मुख्य फसल उगाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इसमें जो गहन निर्वाह कृषि होता है, ये मुख्यतः जो है ना, ये अपने परिवार के लिए किया जाता है, अपने परिवार के लिए। इसमें जो है ज़्यादातर नहीं बच पाता है व्यापार करने के लिए, अपने परिवार के लिए अधिकतर जो है खाद्यान्न जो है उपजाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अधिकतर का बात किया मैंने, अब जिसका माने बेचने का तो वो बेचेगा ही। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब क्या है इसका आंसर? नहीं, सी नहीं होगा, केवल एक सत्य, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 28 की ओर चलते हैं। 28 कहते हैं निम्न कथनों पर विचार करना है। और विचार क्या करना है? तो विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। कहता है कथन नंबर 1 कि लैटिन शब्द एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा होता है, अभी मैंने बताया था, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध केवल प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से होता है। उत्पादन नहीं, देखिए उत्पादन भी होता है, उत्पादन के साथ साथ आप याद रखेंगे केवल जो यहाँ लिख दिया ना, केवल मतलब समझ लीजिए, केवल लिख दिया है, समझिए कि इसको जो है गलत ही करना है, कथन गलत है। उत्पादन और आप याद रखिएगा निष्कर्षण, जैसे आप खनन करते हैं तो आप मिट्टी से क्या निकालते हैं? खनिज निकालते हैं, संग्रहण करते हैं। तो ये उत्पादन के साथ साथ निष्कर्षण और संग्रहण भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो इनका बात याद रखेंगे, इनका ये सब चीजें जो है आपको याद रखेंगे। ठीक, आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड का लगभग 50% जो है पॉपुलेशन जो है क्या करता है? वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन जनसंख्या कृषि पर संबंधित है, कृषि से संबंधित है। और हमारे जो है भारत को तो कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। और भारत का दो तिहाई जनसंख्या जो है क्या है? ये 2011 जनसंख्या अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार है कि भारत का 2/3 जनसंख्या अब भी जो क्या करती है? ये कृषि पर निर्भर करती है। अभी जो नेक्स्ट अब जनसंख्या आएगा, जनगणना आएगा तो पता चलेगा। ठीक है, लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार क्या 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। कहता है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना क्या कहलाता है? बताइए, क्या उगा रहा है? सब्जी उगा रहा है, फूल उगा रहा है, फल उगा रहा है, तो विटीकल्चर कहेंगे। इसको विटीकल्चर नहीं कहेंगे। विटीकल्चर मतलब होता है अंगूर की खेती। क्या होता है? अंगूर की खेती। विटीकल्चर मतलब होता है अंगूर की खेती। और मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन क्या बोलते हैं? तो आप इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। याद रखेंगे, मत्स्य पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। यानी कि विशेष रूप से जो है क्या होता है? निर्मित तालाबों में मत्स्य पालन करते हैं। ये सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना कहलाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। इसमें जो है फल, सब्जी और फूल की व्यापारिक खेती की जाती है। अब यहाँ लिखा हुआ एक और चीज लिखा हुआ है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? तो अब याद रखेंगे, इसमें जो है रेशम का कीड़ा को जो है रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे जो है रेशम निकाला जाता है। फिर एक और याद रखिएगा, ई नंबर याद रखिएगा क्या, जिसका नाम है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या आप लोग किए? एपीकल्चर इसमें होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन होता है इसमें, तो इसका जो है ख्याल रखेंगे। मधुमक्खी पालना जो है देखे होंगे वीडियो वगैरह में आता है, कैसे जो है उसको कितना जो है मुश्किल होता है उसको पालना, कितना उसमें जो कैसे कार्य किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं, इंटरनेट पर मौजूद होता है। एपीकल्चर का जो है पूरा दिया गया है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। 30 कहता है डेयरी फार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। डेयरी फार्मिंग मतलब क्या? सिंपल ही बात है, ये दुग्ध से संबंधित होगा। क्या होगा? ये दुग्ध यानी कि दूध से संबंधित होगा। तो कहता है कि डेयरी फार्मिंग मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास किया जाता है। क्या बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है।
डेयरी फार्मिंग अगर शहर के पास नहीं करेंगे, ठीक है, औद्योगिक बाजारों के निकट नहीं करेंगे, तो जहाँ क्या होगा, वहाँ पे परिशीतन और परिवहन की सुविधा होना चाहिए, यानी कि रेफ्रिजरेशन और परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। कि अगर वहाँ पे अगर नहीं करेंगे और वहाँ पे माल जो है आवाजाही आगमन नहीं होगा, तो माल तो खराब हो जाएगा रखे रखे। इसीलिए वैसे क्षेत्रों में, शहरी इलाकों में, औद्योगिक केंद्रों जहाँ पे परिवहन की सुविधा है, बाजार का निकट है, जहाँ माल जल्दी जल्दी बिक जाए, वहाँ पे डेयरी फार्मिंग का क्या क्या जाता है, तो इसको जो है डेयरी फार्मिंग औद्योगिक वहीं पे जो है लगाया जाता है, उनके वहीं पे उन जहाँ पे शहरी क्षेत्र या फिर औद्योगिक केंद्र के पास ये चीज़ लगाया जाता है, ये याद रखेंगे। कथन नंबर 2 कहता है, कथन नंबर 2 कहता है कि यह किसान दूध विक्रेताओं और व्यापारियों को रोजगार प्रदान करता है। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। कुछ भी चीज इसमें काम हो रहा है, संलग्नता है और आर्थिक जो है वृद्धि हो रहा है, तो उसको क्या होता है, उसको बोलते हैं कि रोजगार माना जाता है। तो यह किसान दूध विक्रेता और व्यापारियों को रोजगार प्रदान करता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है डेयरी पशुओं को केवल कृषि कार्यों के लिए पाला जाता है। क्या बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सत्य नहीं, गलत है। डेयरी पशुओं को केवल कृषि कार्यों के लिए नहीं पाला जाता है, डेयरी पशुओं के लिए दूध और डेयरी उत्पादों के लिए पाला जाता है, दूध और डेयरी उत्पादों के लिए पाला जाता है। आपको पता होना चाहिए डेयरी में क्या क्या आता है, दूध आता है, इसके अलावा दही भी आता है, पनीर आता है, मक्खन आता है, घी आता है। तो इन सब सभी चीज़ों का अगर आप कितना बड़ा जो ये बिजनेस हो जाता है डेयरी फार्मिंग, है कि नहीं, तो इनका आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सत्य है, केवल 1 और 2 सत्य है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति सही ढंग से समझाई गई है? कौन सी कृषि पद्धति सही ढंग से समझाई गई है, इसके बारे में बताना है। स्थानांतरित कृषि का अर्थ है एक ही जमीन पर लगातार एक ही फसल उगाना, यह बात गलत है। स्थानांतरित कृषि क्या होता है, तो जो एक स्थान पर कभी खेती किया, फिर वहां से आगे बढ़ गया और वहां पे जहां पहले खेती किया उसको जला देता था, और फिर आगे बढ़ के दूसरा जगह, फिर उसके बाद दूसरा जगह। तो यहाँ पे जो है एक ही जमीन पे नहीं, यहाँ पे जगह बदलता है, जगह बदलता रहता है स्थानांतरित कृषि में, ठीक है। यानी कथन नंबर 1 तो गलत है। सीढ़ीदार खेती मुख्य रूप से मरुस्थलीय वनस्पति को बढ़ाने के लिए की जाती है, ये बात भी गलत है। सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाता है, तो यह किया जाता है पहाड़ी इलाकों में। कहाँ किया जाता है? पहाड़ी इलाकों में, ठीक है ना। सीढ़ीदार इलाके कहाँ, सीढ़ीदार खेती कहाँ किया जाता है? पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। फिर कहता है फसल चक्र का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए बारी बारी से अलग अलग फसलें उगाना, यही बात सत्य है, यही बात सत्य है। फसल चक्र यानी कि इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है, एक ही खेत में विभिन्न फसल, जैसे कि अनाज के बाद दलहन, होता क्या है कि अगर आप एक ही फसल, अगर आप सिर्फ और सिर्फ चावल 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 उगा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि 1-2 साल बाद वो जो खेत है, या 2-3 साल बाद वो खेत जो है आपको जो है सही से जो है उपज नहीं दे पाएगा। इसीलिए किसान जो इतने समझदार होते हैं, उन लोगों ने साइंस या ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, लेकिन उनके पास बुद्धि है कि उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, चावल उगाएंगे, उसके बाद बीच में क्या दे देंगे, दलहन फसल दे देंगे। क्या दे देंगे? दलहन फसल। अब ये दलहन फसल क्या होता है, आपको पता होगा, दलहन फसलों के जड़ों में क्या होता है, तो एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि खेतों की मिट्टी में क्या करता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिससे क्या होता है, खेत जो है पूरा क्या होता है, नाइट्रोजन के कारण पोषक तत्वों की प्राकृतिक भरपाई हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो है दलहन देखेगा कि चावल का फसल खत्म होगा, फिर देखिए खेतों में दाल चना लग गया है ना, कहीं मूंग लग गया। तो क्यों लगाया जाता है? तो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो है मिट्टी जो है क्या हो सके, तो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ रह सके हमेशा हमेशा के लिए। बात करें मिश्रित खेती की, तो मिश्रित खेती क्या होता है? व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए केवल दुधारू पशुओं को पालना। देखिए मिश्रित खेती की बात कर रहा हो, यहाँ केवल के बारे में बात कर लिया, तो मिश्रित खेती मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। मिश्रित खेती का मतलब होता है भूमि का उपयोग जो है भोजन व चारे की फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करना। यहाँ पे कृषि भी करना है और साथ साथ पशुपालन भी करना है, तो इसको बोलते हैं मिश्रित खेती। फिर दूसरा आता है कि याद रखेंगे रोपण कृषि। रोपण कृषि सबके बारे में जान लीजिए, जिसके बारे में बता रहा हूँ। रोपण कृषि क्या कहता है, इसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एक विस्तृत क्षेत्र में केवल एक ही नकदी फसल, इसमें क्या कहता है, एक ही जो है नकदी फसल उगाया जाता है, एक ही नकदी फसल एक विस्तृत क्षेत्र में, ठीक है। और नकदी फसल मतलब क्या होता है, तो अब याद रखेंगे, जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, है ना, रबर हो गया, काजू हो गया। इसका जो है क्या, इसका मुनाफा ज्यादा है ना इसमें। अगर आप जो है बढ़िया से जो काजू उपजा रहे घर में, आप काजू बेचिएगा तो कितना मुनाफा होगा। इसलिए जो नकदी फसल पर जो मुनाफा ज्यादा होता है, इसलिए जो विस्तृत क्षेत्र में
ये रोपण कृषि किया था नकदी फसलों का। ठीक है, याद रखें, रोपण कृषि मतलब यानी कि नकदी फसल। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 देखिए, कहता है कि रेशेदार फसलों और नकदी फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, रेशेदार फसल भी एक तरह का नकदी फसल है कि नहीं? जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं, क्या बात सकते हैं? जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं, तो ये बात तो सही लग रहा है कि नहीं? ये बात से क्या पूछा, कौन सा गलत है ना? अच्छा, वही सोच रहे हैं। एक नंबर बिल्कुल सत्य है, जूट और कपास रेशेदार फसल है। और कपास को पता है, कपास कैसा फसल है ये? तो कपास जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। कपास खरीफ फसल है, जिसके लिए क्या चाहिए? कपास अगर आप उगा रहे हैं तो जिसके लिए 200 दिन 210 दिन पाला रहित चाहिए, पाला रहित चाहिए, है ना, रहित दिन, और उच्च तापमान चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? उच्च तापमान चाहिए, तथा इसके अलावा क्या चाहिए? हल्की वर्षा चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, और काली मृदा चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, तो आप जो है कपास उगा सकेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? और बात करें जूट की, यानी कि पटसन, तो पटसन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो पटसन जो है इसे क्या कहते हैं? इसे आप सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है, यानी गोल्डन फाइबर। इसके लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, यानी कि हाई टेम्परेचर चाहिए। इसके अलावा इसके में भारी वर्षा चाहिए, इसमें हल्की वर्षा नहीं चाहिए, इसके लिए भारी वर्षा चाहिए, और आर्द्र जलवायु चाहिए, इसके लिए आर्द्र जलवायु चाहिए। पटसन किन इलाकों में पाया जाता है? तो पटसन जो है उगाया जाता है सबसे अधिक, आप यहाँ देखेंगे, वेस्ट बंगाल वाले एरिया इलाका में। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर? रेशेदार फसलें मुख्य रूप से प्राकृतिक रेशे प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है, यह बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। चाय, कॉफी और गन्ना खाद्य फसलों का उदाहरण है, ये बात गलत है। चाय, कॉफी और गन्ना जो ये खाद्य फसलों का उदाहरण नहीं है, ये जो है ना, आप याद रखेंगे, ये पेय, अथवा आप इसको बोल सकते हैं वाणिज्यिक, ये तो एक पेय फसल है। ये कैसा है ना, ये पीने का चीज है, पेय फसल है, और या फिर वाणिज्यिक अथवा नकदी फसल इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? नकदी फसलें इसे कहा जाता है। यानी इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत है ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 गलत है, केवल 3 गलत है, केवल 3 गलत है, याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति एक ही जमीन के टुकड़े पर फसल उगाने और पशुपालन को सही ढंग से जोड़ती है? अभी मैंने बताया था कि एक ही कृषि पद्धति है, और एक ही जमीन के टुकड़े पर फसल भी उगाता है, और क्या पशुपालन भी करते हैं। क्या कहते हैं? रोपण कृषि नहीं करते हैं, स्थानांतरण कृषि नहीं करते हैं, बागवानी नहीं करते, कहते हैं मिश्रित कृषि करते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग इसे कहा जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। मिश्रित कृषि जो है यूरोप हो गया, पूर्वी संयुक्त राज्य हो गया, अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और दक्षिण अफ्रीका में जो है काफी प्रचलित है। आप इसको जो है याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। कहता है निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। कहता है कि मुख्य औद्योगिक प्रदेश, कथन नंबर देखिए, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट होता है। क्या ये बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश होता है, यह अधिकांशतः जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और समुद्री पत्तन, जो कि पास में अगर बंदरगाह होगा तभी तो जो है व्यापार कर सकेगा ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकेगा, और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों निकट, यानी कि ये जो है हीटिंग के लिए कोयला क्षेत्र के जो है ईंधन के लिए इसके निकट की आवश्यकता होती है, आप याद रखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2 दिसंबर 1984 की हुई थी। यहाँ याद रखेंगे आप कि हाँ 2 दिसंबर का रात का, और 3 दिसंबर का जो है स्टार्टिंग हो रहा था, 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर कब हुआ था? 1984 की रात। कब, किस फैक्ट्री से हुआ था? तब याद रखेंगे, यूनियन, मैंने पहले ही बताया, यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री से, यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक एक फैक्ट्री थी, कीटनाशक फैक्ट्री से गैस निकला था, एक गैस निकला था, उस गैस का नाम बता सकते हैं? तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ना जाने परीक्षा में कितना बार ये सवाल पूछा जा चुका है, और ना जाने आगामी परीक्षा में कितना बार ये पूछा जाएगा। इसके रिसाव के कारण क्या हुआ था? इसमें हजारों लोग मारे गए थे, इसमें हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, इसी की तरह आप एक चीज और याद रखिएगा, 23 दिसंबर, ये तो इधर हो गया इंडिया वाला बात। 23 दिसंबर 2005 का बात है, ये हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, एक गोवा चियाओ में, है ना, गोवा चियाओ में गैस को विस्फोट हो गया था, जिससे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा कथन सही है? सी, 1 और 2 दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है। कहता है 35वां प्रश्न कि
निम्न में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्रीज, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, या आतिथ्य, या फिर ज्ञान। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सभी कुछ आता है। सनराइज उद्योग मतलब क्या होता है? तो वे नए और तेजी से उभरते उद्योग, नए और तेजी से उभरते उद्योग जिन्हें भविष्य में विकास की अपार संभावना है, जिनमें भविष्य में विकास की अपार संभावना है। तो क्या प्रौद्योगिकी में अपार संभावना नहीं है? स्वास्थ्य सेवा में ऑब्वियसली है, आतिथ्य में है, ज्ञान में है। आतिथ्य मतलब क्या? हॉस्पिटैलिटी, ठीक है ना। ज्ञान रहेगा तो भविष्य में जो है अपार इसका जो है विकास हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ये सभी से उदाहरण है। इसमें सभी इसके उदाहरण है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT का बात हो रहा है, ठीक है ना। स्वास्थ्य लाभ, आतिथ्य तथा ज्ञान। ठीक, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 36 की ओर। 36 कहता है निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। कथन नंबर 1 कहता है कि प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तापाकर निष्कर्षित किया जाता है। क्या बात सत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है, यह बात बिल्कुल सत्य है। प्रगलन को ही जो है स्मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? उच्च ताप पर भट्टी में अयस्क को पिघलाकर शुद्ध धातु अलग करने की धातु शोधन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। ठीक है। फिर कहता है 2 नंबर प्रश्न कहता है कि जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी भी था। क्या बात सत्य है? तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। जमशेदपुर यानी साक्षी यानी कि साक्षी नहीं, साक्षी, ठीक है। झारखंड कहाँ पड़ता है? झारखंड में जमशेदपुर पड़ता है। ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पास था। ये कहाँ पे था? ये स्वर्ण रेखा एंड कौन सी नदी? तब याद रखेंगे, खरकई नदी के संगम के पास था। नदी के संगम के पास था। ठीक। और 1907 में एक चीज याद रखिएगा, क्या 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा क्या हुआ था? भारत के पहले आधुनिक इस्पात संयंत्र जिसका नाम क्या है? टिस्को। तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। कहाँ पर? जमशेदपुर में, जमशेद जी टाटा द्वारा। ठीक है, जिसे बाद में जमशेदपुर नाम दे दिया गया था। इसका नाम पुराना नाम क्या था? साक्षी भी था। ठीक है, याद रखेंगे, साक्षी में इसका स्थापना हुआ था जमशेद जी टाटा द्वारा, और टिस्को 1907 में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 कहता है कि लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल का रूप प्रयुक्त नहीं होता है। क्या बात सत्य है? लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। क्या नहीं प्रयुक्त होता है? लौह अयस्क नहीं होता है, कोयला नहीं होता है, चूना पत्थर या बॉक्साइट। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क का प्रयोग होता है। ठीक है, लौह अयस्क का प्रयोग होता है, कोयला का उपयोग होता है, चूना पत्थर का भी होता है, लेकिन बॉक्साइट का उपयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 का उपयोग नहीं होता है, केवल बॉक्साइट का उपयोग नहीं होता है। अब अभी याद रखिएगा, 1 टन, समझ लीजिए एक बात, मैं आपको कुछ बताता हूँ। 1 टन अगर आपको इस्पात बनाना है, 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 8, क्या चाहिए? 80 नहीं, लगभग 8 टन जो है कोयला चाहिए। इसके अलावा 4 टन क्या चाहिए? लौह अयस्क चाहिए, लौह अयस्क चाहिए। सोचिए 1 टन जो है आपको इस्पात यानी कि स्टील बनाना है। क्या बनाना है? स्टील। इस्पात मतलब क्या? तो स्टील होता है। तो 8 टन कोयला चाहिए होगा, 4 टन लौह अयस्क चाहिए होगा, और साथ ही साथ 1 टन चूना चाहिए होगा। 1 टन चूना पत्थर चाहिए होगा, ना कि लाइमस्टोन। तब जाके जो है इसकी ये बनेगा 1 टन इस्पात। तो सोच सकते हैं बॉक्साइट का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। बॉक्साइट का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो आप बोल सकते हैं बॉक्साइट का इस्तेमाल जो है ये एल्यूमिनियम उद्योग का एक प्रमुख कच्चा माल है। एल्यूमिनियम उद्योग का एक कच्चा माल है क्या? बॉक्साइट। ठीक है, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, लौह इस्पात में नहीं होता है। ठीक, इसका आंसर जो है 4 होने वाला है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। कुटीर और लघु स्तरीय उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुटीर और लघु स्तरीय उद्योग क्या होता है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योग। तो कहता है कुटीर उद्योग ऐसे उत्पाद है जिन्हें लोग अपने घरों में बनाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। कुटीर उद्योग यानी कि कॉटन इंडस्ट्रीज घरेलू उद्योग है जहाँ दस्तकार अपने परिवार के सदस्यों के साथ हाथों से सामान बनाते हैं, जैसे कि टोकरी बनाना, उसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन का निर्माण करना, इसके अलावा अगरबत्ती बनाना। तो ये सब कैसा है? तो ये सब जो है कुटीर उद्योग का उदाहरण है। समझा दिए आपको, समझ चुके हैं आप। आगे चलिए, यानी कि हाथों से बनाया हुआ चीज। लघु स्तरीय उद्योग, ठीक है, लघु स्तरीय उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में कम पूंजी और तकनीकी का उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है। लघु स्तरीय उद्योग जो होता है ना,
जो बड़ा जो उद्योग होता है उसके तुलना में जो कम पूंजी चाहिए होता है और कम तकनीक भी चाहिए होता है, ठीक है। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश जो है 1 करोड़ तक होता है, 1 करोड़ तक ही होता है, 1 करोड़ तक ही होता है। और यह कुटीर उद्योग से थोड़ा बड़ा होता है, कुटीर उद्योग से ये थोड़ा सा लेवल अप होता है, ठीक है। कथन नंबर 3 देखते हैं। कुटीर उद्योग आमतौर पर बड़ी फैक्ट्रियों और भारी मशीनों जुड़े होते हैं। कथन नंबर 3 गलत है। जैसे कि कथन नंबर 1 में मैंने बताया क्या होता है, इसमें हाथों और पारिवारिक श्रम जुड़े होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 2 सत्य है, केवल 1 और 2 सत्य है। अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग। प्रश्न संख्या 39 देखिए आप। 39 कहता है उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ उद्योगों के स्थान को कौन प्रभावित करता है, कौन सा सही है, उद्योगों के स्थान। तो कथन नंबर 1 कहता है कि उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता, बिल्कुल सही बात है। कच्चा माल जहाँ होगा वहीं ना उद्योग लगाएंगे, भूमि जहाँ मिलेगा वहीं ना उद्योग लगाएंगे। जल चाहिए होगा, अगर फैक्ट्री बनाएंगे तो वहाँ जल तो चाहिए होगा काम करने के लिए, लेबर चाहिए होगा, श्रम चाहिए होगा, शक्ति ऊर्जा चाहिए होगा, जैसे कोयला हो गया, ईंधन चाहिए होगा, पूंजी चाहिए होगा, परिवहन चाहिए होगा और बाजार भी चाहिए होगा। यानी कथन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। उद्योग प्रायः वहीं स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चा माल, सस्ती बिजली, कुशल श्रमिक और बाजार आसानी से उपलब्ध हो। यानी कथन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योगों को परिवहन सुविधाओं से दूर स्थापित किया जाता है। क्या बात सत्य है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। प्रदूषण को कम करने के लिए ये उद्योगों को परिवहन सुविधाओं से दूर कैसे किया जाएगा। अगर प्रदूषण को कम करना है तो परिवहन सुविधाओं को दूर कर देंगे तो फिर तो ज्यादा ही लग जाएगा। नहीं, क्या कहता है, परिवहन जो है, परिवहन को निकट रखा जाता है, परिवहन को निकट रखा, परिवहन सुविधाओं को निकट रखा जाता है, दूर नहीं रखा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। कथन नंबर 2 गलत है। फिर कहता है औद्योगिकरण से शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। क्या बात सकते हैं, औद्योगिकरण से, जी बिल्कुल सही, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपको जो है शहरीकरण में बढ़ावा मिलता है। ये बात बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पे इंडस्ट्री लग जाएगा वहाँ पे शहरीकरण तो ऑटोमेटिक होगा, रोजगार मिलेगा, है ना, लोगों के जीवन स्तर में जो है बढ़ोतरी होगा। यानी कि क्या होगा, इसका आंसर में क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सत्य है, केवल 1 और 3 सत्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। कहता है वे उद्योग जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं क्या कहलाते हैं। वैसे उद्योग जो उपभोग के लिए बनाई जाती है डायरेक्ट उपभोक्ताओं के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आधारभूत उद्योग, नहीं, द्वितीयक उद्योग नहीं, इसे कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है, अंग्रेजी में इसको यही कहा जाता है। उपभोक्ता उद्योग मतलब होता है जब प्रत्यक्ष उपभोग की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि आप बोल सकते हैं बिस्किट्स, इसके अलावा टूथपेस्ट। डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट जो हम लोग बाजार से खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फैन बाजार से खरीदते हैं, चला देते हैं। तो ये सब जो है ये क्या है, ये उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। द्वितीय उद्योग, उसके बाद आधारभूत उद्योग के बारे में बात करें तो आधारभूत उद्योग की बात करें तो ये वे उद्योग हैं जिनका उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है। ये क्या होता है, ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है, अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है, ठीक है। आधारभूत उद्योग नाम से तो चल रहा है आधारभूत है, यानी कि यही इसका जो बेस है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 41 कहता है कि विनिर्माण उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है। विनिर्माण यानी कि कुछ बनाना है ना, कुछ बनाना है वानिकी टाइप का। तो आपको जानते हैं कि विनिर्माण किसमें आता है, तो ये आता है द्वितीय क्षेत्र में। किसमें आता है, द्वितीय क्षेत्र में, ठीक। तो कहता है कि कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिज है। तो कृषि आधारित उद्योग जो है तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, तो विनिर्माण तो इसमें आएगा नहीं, कथन में गलत है, ठीक है, 2 बार लिखा चुका है तो नेगलेक्ट करेंगे। फिर बी नंबर कहता है समुद्र आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनों से प्राप्त उद्योग, नहीं, वन आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वन उत्पादों का उपयोग करके उत्पादन बनाना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब कहीं से कोई चीज ला रहे हैं, प्रकृति से क्या ला रहे हैं, वन आधारित उद्योग है, ये कच्चा माल वहां से ला रहा है और वन उत्पादकों का उपयोग करके एक नया उत्पाद बना रहा है, उसको क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। फिर कहता है खनिज आधारित उद्योग यानी कच्चे माल के रूप में केवल पशु उत्पादों का उपयोग करना, नहीं, खनिज ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए अब कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, तो ये पौधों और जंतुओं पर निर्भर करता है, ठीक है।
पौधों और जंतुओं उत्पादों का उपयोग होता है। ठीक है, पौधों और जंतु उत्पादों का निर्भर होता है। और बात करें समुद्र आधारित उद्योग, तो समुद्र आधारित उद्योग क्या होता है, तो इसमें खनिज अयस्क होते हैं। सॉरी, समुद्र आधारित क्या होता है, इसमें समुद्र वाला में सागरों व महासागरों के प्राप्त उत्पाद, जैसे कि मत्स्य हो गया, तेल हो गया, मत्स्य तेल हो गया, सी फूड हो गया, ये सब चीज। पर खनिज आधारित उद्योग क्या होता है, खनिज आधारित उद्योग तो ऐसा हम जानते ही हैं कि क्या होता है इसमें होता है खनिज अयस्क, जैसे कि लौह अयस्क, चूना पत्थर, तो ये सब जो है ना खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा वन आधारित उद्योग में क्या आएगा, तो वन आधारित उद्योग में जैसे कि मैंने बताया कि लकड़ी लाया, लुगदी लाया, कागज बना दिया, औषधियाँ बनाया, फर्नीचर बनाया, तो ये जो है विनिर्माण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 42 देखिए। 42 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है, आपको फॉल्स चूज करना है। ठीक है, इस बार फॉल्स चूज करना है। क्या कहता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY की शुरुआत 2014 में की गई थी, क्या बात सत्य है, तो ये बात गलत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2014 में ना करके ये हुआ था 2015 में। ये कब हुआ था, 2015 में हुआ था। ठीक है, कहता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY का उद्देश्य 2015 से 2020 तक 10 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना था। क्या बात सत्य है, ये बात सत्य है क्या, तो ये बात गलत है, ये बात भी गलत है। 2015 से लेके 2020 तक 10 करोड़ नहीं, 1 करोड़ युवाओं को, 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ये PKVY योजना जो है ये 15 जुलाई, याद रखेंगे 15 जुलाई 2015 को जो है ये इसकी स्थापना शुरू हुई थी, इसी दिवस से शुरू हुई थी, समझे। और इसका उद्देश्य क्या था, युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है बात चीजें आपको। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 43 की ओर। ज्यादा प्रश्न नहीं बचा है, बने रहिए सेशन के अंत तक। निम्न कथनों पर विचार करें, और विचार क्या करना है, तो विचार क्या करना है, सही कथन ही चूज कर लीजिएगा, और क्या। ठीक है, सही कथन कुछ लिखा नहीं है, तब लिख दीजिएगा सही चूज करें। ठीक है, सही बताना है आपको। कहता है कि जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात गलत है। जो छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, जो देश छोड़ते हैं उसे कहते हैं उत्प्रवासी, है ना, उत्प्रवासी। उत्प्रवासी यानी कि एमिग्रेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एमिग्रेंट्स। ठीक है, यानी कि जो छोड़ते हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं, क्या करें उसको, जो छोड़ के जा रहे हैं, जा प्रवासी, तो उसको आ थोड़ी बोलेंगे, इसका नंबर कथन हमारी गलत है। फिर कहता है अप्रवास मतलब क्या होता है, इसमें आना होता है। ठीक है ना, देश में आ रहा है। अप्रवास एवं उत्प्रवास से जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल गलत है, इसका बिल्कुल गलत है। मान लीजिए कोई एक्स देश है और एक्स देश में भारी अकाल पड़ गया, तो वहाँ से लोग क्या होगा, वहाँ से लोग, मान लीजिए कोई एक्स देश है और ये वाई देश है, यहाँ पर अकाल पड़ गया, यहाँ पर अकाल पड़ा, यहाँ से सभी देश, यहाँ के सभी बंदा लोग उठ के वाई में चले जाएंगे, तो वाई का जनसंख्या बढ़ेगा नहीं। तो वही बोल रहा है कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे नहीं होगा, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन। ठीक है, याद रखेंगे। कथन नंबर 2 भी गलत है, कथन नंबर 2 भी गलत है। ठीक है, क्लियर। मैंने आपको बता दिया कि उत्प्रवासी वही होता है जो व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है। और अप्रवासी क्या होता है, अप्रवासी जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। ठीक है, इसमें वह व्यक्ति जो किसी नए देश में आकर बसता है, जिसे जो किसी नए देश में आकर बसता है। ठीक है, आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, आप्रवास के कारण क्या होता है, जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि सूडान जैसे देशों में उत्प्रवास के कारण घटी है। आप खुद अपना देश का जो है महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए ना, महाराष्ट्र का बात देख लीजिए। महाराष्ट्र में क्या है, यहाँ पे जो है रोजगार का संसाधन अधिक, सारा का सारा यूपी बिहार का लोग जो है वहाँ जाके अपना काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, कोई चेन्नई में काम कर रहा है। तो क्यों, तो ये वैसा एरिया होता है जहाँ पे कुछ जो चीज़ें जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है, वहाँ से लोग जो है प्रवास कर जाते हैं दूसरे क्षेत्रों की ओर। ठीक है, लेकिन जब वहाँ प्रवेश करेंगे तो वहाँ की जनसंख्या को ये प्रभावित करेगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना दो। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो कोई सही नहीं है, दोनों गलत है। ठीक है ना, दोनों गलत है। ठीक, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 44 रहते हैं, 44 का देखिए, याद रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चूज करना है आपको। और कहता है कि जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या ही बताता है। क्या बात सत्य है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जनसंख्या पिरामिड, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आयु लिंग पिरामिड। क्या कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। और होता क्या है कि जनसंख्या के आयु और लिंग संगठन को दर्शाता है ये। ठीक है, फिर कहता है ये आश्रित लोगों को दर्शाता है, बात बिल्कुल सत्य है। आश्रित आबादी किसे कहते हैं,
तो आश्रित आबादी कहते हैं 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ये सब आश्रित हैं, ये तो कुछ कार्य कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप याद रखेंगे 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 60 से 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, अधिक आयु के वृद्ध, तो ये सब जो है आश्रित आबादी है, आयु के वृद्ध, क्योंकि ये लोग जो है काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कार्यरत आयु वर्ग 15 से लेकर 60 वर्षों को दर्शाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल। कार्यरत आयु वर्ग 15 से लेकर 65 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 59 वर्ष, देखिए आप कहीं के जो है 59 वर्ष देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं 65 वर्ष देखने को मिलेगा। जो कार्यरत आयु का वर्ग जो है ना, आप याद रखेंगे, एक सिंपल डेटा याद रखेंगे, 15 से लेकर एनसीईआरटी में दिया हुआ था 15 से लेकर 59 वर्ष, 15 से लेकर 59 वर्ष, यानी कि आप कह सकते हैं कि 60 प्लस वाला जो होता है वो तो आश्रित होता है, ठीक है, 60 प्लस वाला क्या होता है, आश्रित होता है, यानी कि 15 से लेकर 60 वर्ष जो लिखा है ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ठीक है, 65 हटा लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा 15 से लेकर 59 वर्ष का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी के अनुसार कार्यरत आयु वर्ग जो है 15 से लेकर 59 वर्ष का है, ठीक है। आगे बढ़ें, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य, केवल एक सत्य। प्रसंख्या पढ़ते हैं 45 की ओर। 45 कहते हैं जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर सही प्राय क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है, तो किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, बिल्कुल सत्य, यही सत्य है, यही सत्य है, और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक विशेषताओं के कारण किसी जगह पर लोगों का अधिक बसाव, ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृतिक वृद्धि दर पूछा है ना जनसंख्या के अंतर्गत, किसी देश में स्त्री और पुरुषों की संख्या में अंतर नहीं, किसी देश से एक वर्ष जन्म लेने बच्चों की संख्या नहीं। अब यहाँ जो ए नंबर ऑप्शन जो है, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से होता है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच ये अंतर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा जन्म दर क्या कहलाता है, जन्म दर होता है कि 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चे, जीवित जन्म लेने वाले शिशु, लेने वाले बच्चे या फिर शिशु जो भी कह सकते हैं, ठीक है, 1000 व्यक्ति थे, ये इसको क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं, यानी कि बर्थ रेट कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा डेथ रेट क्या कहते हैं, मृत्यु दर क्या कहते हैं, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर, ठीक है, दोनों में प्रति है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। तो इनका भी आप ख्याल रखेंगे, समझे। इस तरह का जो है चीज़ आपको स्टेटमेंट वाइज प्रश्न दिया जाता है, ठीक। प्राकृतिक मृत्यु दर मतलब क्या होता है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, क्लियर। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं प्रश्न के 46 की ओर। कहता है टिस्को की शुरुआत की गई थी कब, मैंने कुछ प्रश्न पहले मैंने बताया था, टिस्को, टिस्को यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर आपको पता ही होगा, मैंने कुछ पहले बताया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को इसे कहा गया है, जो कि कहाँ शुरू किया गया था, साक्ची में, जिसे साक्ची को बदलकर नाम क्या रख दिया गया, जमशेदपुर, जो कहाँ पड़ता है, जो कि झारखंड में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। और ये शुरुआत किया गया 1907 में किया गया था, किसके द्वारा, जमशेद जी टाटा द्वारा, ठीक है, जमशेद जी टाटा द्वारा, समझे, क्लियर। और क्या हुआ था यहाँ पे, 1907 में स्थापना हुआ था, 1911 में क्या हुआ था, कच्चा लोहा और 1912 में यहाँ पे स्टील बनना शुरू हुआ था, तो आप इसका भी ख्याल रखेंगे, ठीक है, क्लियर। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 47 कहता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो जनसंख्या वितरण को कौन कौन सा चीज जो प्रभावित करता है, तो याद रखेंगे जनसंख्या वितरण है तो स्थलाकृति, सीधा बात है, जहाँ मैदानी इलाका होगा वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। क्या आप जब कश्मीर जाते कश्मीर उतना जनसंख्या देखने मिलता है, नहीं। स्थलाकृति प्रभावित करता है, जलवायु प्रभावित करता है, मिट्टी और जल जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको मैं बता दूं कि गंगा के मैदान जो है विश्व का सबसे घना बसा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, समतल भूमि है, जल और परिवहन की सुलभता है, इसलिए हम कह सकते हैं कथन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है तीव्र ढलान वाले क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या बसाव के लिए अधिक उपयुक्त होता है, कथन नंबर 2 बिल्कुल गलत है। ये लोग जो है मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक मिलता है, ठीक है, उल्टा कर दीजिए, मैदानी क्षेत्र जो है समतल होने के कारण अधिक उपयुक्त होता है, समझे, तीव्र ढलान वाला क्षेत्र नहीं, ठीक है। देखिए जैसा कि पहला कथन बताया गया,
कहता है सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसे देखिए अब सामाजिक सांस्कृतिक कारक कैसे बताएंगे। अब जैसे वर्तमान में चल रहा सावन चल रहा है, तो देवघर में जो महादेव के जो भक्त होंगे, देवघर का भीड़ जानते हैं, भीड़ देखें, तो वहाँ के आसपास जो लोग बसे हैं तो किस लिए बसे हैं, वहाँ बसे हैं तो धार्मिक जो है क्या है, धार्मिक कारक है, आर्थिक कारक है, वहाँ मंदिर है, मंदिर से जो कमाई होता है, सांस्कृतिक सामाजिक कारक है। तो इन चीज़ों को भी जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करती है। ठीक है, याद रखेंगे इन बातों को। आप खुद भी चीज़ों को सोच सकते हैं, अपने माइंड में चीज़ों को सेट कर सकते हैं कि ये चीज़ कैसे हुआ। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या पिरामिड एक स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है। कौन सा जनसंख्या पिरामिड एक स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है, बताइए। एक स्थिर जनसंख्या है, उसमें कैसा पिरामिड बनेगा। एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार चौड़ा होगा और शीर्ष तेजी से संकरा होता जाए। क्या बात सत्य है, क्या बात सत्य है, क्या नहीं, ये बात नहीं, ये बात गलत है। देखिए चौड़ा आधार वाला पिरामिड जो होता है ना, ये उच्च जन्म दर क्या दर्शाता है, ये उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्शाता है। क्या दर्शाता है, उच्च मृत्यु दर दर्शाता है। ठीक है, याद रखेंगे। कहता है एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार संकरा हो और शीर्ष भी संकरा हो, यानी कि वहाँ पे जिसका आधार भी संकरा हो, मतलब कि इसमें जो है जनसंख्या जो है बढ़ ही नहीं रहा है। आप ऑप्शन सी पढ़िए, एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार घंटी नुमा हो और आकार आयताकार हो, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या एक समान दिखाती है, जनसंख्या जो है पिरामिड स्थिर जनसंख्या दिखाती है, घंटी के आकार का। ठीक है, और घंटी नुमा हो और आयताकार हो। जैसे कि क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या ऐसा ही है, स्थिर है। ऑस्ट्रेलिया, जापान की जनसंख्या ऐसी है। जन्म दर और मृत्यु दर जो दोनों निम्न है, जिससे जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, क्लियर। और एक ऐसा पिरामिड समूह जिसमें सभी आयु समूह में जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होता है। तो जन्म दर मृत्यु दर क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होगा तो जनसंख्या क्या होगा, जनसंख्या पिरामिड जो है बराबर होगा, एकदम बराबर आ जाएगा पिरामिड। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, अच्छा अब संकुचित आधार वाला पिरामिड आप जानते हैं कि नहीं। संकुचित, जिसका आधार जो है क्या होगा, संकुचित होगा। जैसे कि यही वाला बताए थे, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर वही है, घटता जन्म दर और वृद्धों की बढ़ती संख्या। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर बी का जो है संकुचित जन्म दर वाला कहते हैं, संकुचित आधार वाला पिरामिड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 कहता है प्रवासन यानी माइग्रेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो माइग्रेशन के बारे में बताना कोई बड़ी बात है नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। भोजन, आश्रय और रोजगार की कमी के कारण लोग किसी क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं, बात बिल्कुल सत्य है, बात बिल्कुल सत्य है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं लोगों को प्रवासन के लिए विवश कर सकती है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। कथन नंबर 3, बेहतर रोजगार के अवसर प्रवासन को कभी प्रभावित नहीं करते। कथन नंबर 3 बिल्कुल जो है गलत है। अगर जहाँ आपको रोजगार मिलेगा, जहाँ आपको शिक्षा मिलेगा, आप वहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ पे आकर्षित करता है, वो आकर्षित करता है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक, अब प्रवासन को जो है ना 2 प्रकार का कारण होता है। प्रवासन का 2 कारक है, याद रखेंगे, जिसका पहला नाम है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक जिसे कहते हैं पुश फैक्टर। पुश फैक्टर में क्या होता है, वे कारण जो लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ने पर मजबूर कर देता है। इसमें जो क्या करता है, इसमें मजबूर कर देता है, मजबूर करता है। जैसे कि क्या, जैसे कि आप बोल सकते हैं गरीबी कारण जो है भाग गया। फिर बेरोजगारी, इसके अलावा प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे कि बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, अकाल पड़ गया, इसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक में। और दूसरा नंबर आप याद रखिएगा, अपकर्ष कारक, यानी कि इसको कहते हैं पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में क्या आता है, वे कारण जो लोगों को नए स्थान और आकर्षित करते हैं। जैसे कि जो आकर्षित करेगा, जैसे कि क्या, जहाँ पे अगर रोजगार है, बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर, जैसे महाराष्ट्र है ना, शिक्षा, जहाँ शिक्षा मिलेगा वहाँ जाएगा, आकर्षित जो करता है, अपकर्ष कारक। फिर जहाँ वेतन ज़्यादा मिलेगा, है ना, उच्च वेतन जहाँ मिलेगा तो वहाँ भी जो है लोग जाएंगे। ठीक है ना, और स्वास्थ्य सुविधाएं, तो ये अपकर्ष कारक है, यानी कि जो लोगों को खींचता है वो अपकर्ष होता है, और जहाँ लोग मजबूरी में जाता है वो प्रतिकर्ष कारक होता है। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखें। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सत्य है, केवल 1 और 2 सत्य है। प्रश्न संख्या 50वां हमारा आखिरी प्रश्न है ये, जिस तरह से लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं उसे इस रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है बताइए, जो लोग पृथ्वी की सतह पर जैसे फैले हुए, उसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, नहीं, उसे कहा जाता है जनसंख्या वितरण कहा जाता है। ठीक है ना, जनसंख्या वितरण कहा जाता है, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है।
बात ऐसा है कि वर्ल्ड का लगभग जो है 90% से अधिक जनसंख्या, 90% से क्या अधिक पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या क्या करती है, पृथ्वी के लगभग 30% स्थल पर निवास करती है, स्थल भाग पर निवास करती है। सोचिए, मतलब ऐसा जो स्थिति रहता है, इतना भीड़ भड़ा हुआ ही, ठीक है, निवास करती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे कि वर्ल्ड का 90% से अधिक जनसंख्या पृथ्वी के लगभग 30% स्थल भाग पर निवास करती है। इसी को जो जनसंख्या घनत्व क्या कहते हैं, कि पृथ्वी जनसंख्या घनत्व जो यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सामान्यतः रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। ठीक, अगर आपसे पूछेगा भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो क्या बताएंगे, जनसंख्या घनत्व कितना है। इसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जानना चाहिए। तो 2011 जनगणना के अनुसार यह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके लिए सेशन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है या नहीं है। बाकी एडुटेरिया एनसीईआरटी का जो ऑल आउट सीरीज है ये चल ही रहा है और आगे भी चलेगा। और आज हमने जो है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ज्योग्राफी का। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे जो है क्लास 9 का भी कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। इसलिए तो अगर आप सामान्य क्लासेस से नहीं जुड़े हुए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू कि आपने सेशन को यहाँ तक देखा। ठीक है, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। बाकी आप लोगों से मिलेंगे जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।